नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 13 जून। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ घोषणाएं हैं, इनफैक्ट कुछ मैसेज है जो कि अवेक इकोसिस्टम ने अपने कंसेंसस बिलीवर्स को दिया है। मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैसेज रिलीज़ किया है। वो मैसेज है और कुछ सीनियर लीडरशिप ने भी कुछ मैसेजेस दिए हैं। हम उन सभी मैसेजेस को समझेंगे और उसको मैंने डिकोड किया है, समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर उस मैसेज के आधार पे हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटली क्या फंड है सिस्टम के पास, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि पता चले कि सिर्फ हवा में बातें तो नहीं हो रही हैं। और फिर उसके बाद हम लोग प्राइस डिस्कशन करेंगे, GLGNS और LGNS के प्राइस चार्ट को एनालाइज करेंगे, थोड़ा समझेंगे उसमें क्या हो रहा है और लिक्विडिटी वगैरह पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अवेक इकोसिस्टम और अनोबिस ब्लॉकचेन की जानकारी दे रहा हूं। इसको कोई भी आप वित्तीय सलाह ना माने प्लीज़। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और जो मैसेज आया है उसमें इम्पोर्टेंट एक मैसेज मैंने कवर किया है जिसको अपने हिसाब से मैंने समझा है। उसमें पहला मैसेज है अ बैप्टिज्म ऑफ वैल्यू एंड कॉग्निटिव डाइवर्जेंस। इस मैसेज को हम समझेंगे, बड़ा मैसेज है ये, इसको मैंने डिकोड किया है। और इसके बाद एक मैसेज है जो कि ये मैसेज है करेक्ट, जिसमें कि लिखा है जजमेंट ऑफ द टाइम्स एंड आयरन लॉ ऑफ कंसेंसस। मतलब ज़्यादातर ये मैसेज जो कल का ड्रॉ डाउन आया है पिछले सप्ताह में, तो प्राइस जो कम हुआ है उससे संबंधित ही है। तो इन चीज़ों को समझेंगे और एक मैसेज जो कि लीडरशिप से आई है उसको डिकोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज तो ये है कि ओरिजिन न्यूज़ 13 जजमेंट 1 सेकेंड, ये मैसेज है जो फर्स्ट मैसेज आया है वो ये है। हाँ, करेक्ट, ओरिजिन न्यूज़ 13 जून। इस पे कहा है इस मैसेज में कि ये जो गिरावट आई है इस डिप को वैल्यू बैप्टिज्म और कॉग्निटिव डाइवर्जेंस के रूप में प्रस्तुत करती है। इन दोनों शब्दों को समझेंगे। वैल्यू बैप्टिज्म का मतलब होता है ना, बैप्टिज्म ये ईसाई धर्म में जो एक पानी से नहाने के एक प्रक्रिया को कहते हैं, संस्कार है ये, जिससे कि पाप धुलने वाली बात होती है। तो उस रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है इस मैसेज को। और कॉग्निटिव डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि ये एक प्रक्रिया है, रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें कि आप किसी भी समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान या विचार करते हैं। तो ये एक विचारणीय बात है। तो ऐसी चीज़ों को ये प्रस्तुत कर रहा है। और इसका मतलब क्या है कि समुदाय के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना है कि वर्तमान का मूल्य सुधार जो करेक्शन हुआ है वो वास्तव में भविष्य के बड़े विकास के पहले का अवसर है। तो इसको अवसर के रूप में बताने की कोशिश कर रहा है ये मैसेज। देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। गिरावट को अवसर के रूप में देखने के लिए बता रहा है। तो कीमतों का गिरावट संकट नहीं बल्कि अवसर है। मतलब वर्तमान डिप जो हुआ है इसने नए निवेशक के लिए प्रवेश आसान बनाया है। कल भी बताया था ना मैंने कि बैरियर्स को कम कर रहा है ये। तो संभवतः जब प्राइस कम होता है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी इकोसिस्टम में नहीं हैं, तो उनका इस इकोसिस्टम में आना आसान बनाया जा रहा है। ये अगर प्राइस कम हुआ है तो उसको इस तरीके से देखा जा रहा है। पुराने होल्डर्स जो धारक हैं, जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं, वो अधिक LGNS जमा कर सकते हैं अभी के समय में। बहुत तरीके के लोग होते हैं इकोसिस्टम में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग विचारधारा से इसमें आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसके लाभ के परसेंटेज को देखते हैं और वो कैलकुलेट, मतलब उसको फिएट करेंसी के रूप में करने लगते हैं कि मैंने कुछ रुपए डाला है इकोसिस्टम में तो मुझे वो अचानक से 10 गुना 50 गुना हो जाएगा एक साल में। तो इस विचारधारा से आते हैं। कुछ लोग ऐसे विचारधारा से भी आते हैं कि वो आ जाए और 2-3 महीने में वो इतना बड़ा पैसा कमा लेंगे जो कि अपने लाइफ में अपना जो ट्रेडिशनल काम करते हैं उससे भी नहीं कमा सकते हैं। तो ऐसी विचारधारा से लोग आते हैं। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि उनकी मानसिकता ये रही कि मैंने आज पैसा लगाया, 1 का 2, 2 का 4 ऐसा हो जाएगा मेरा कुछ ही समय में। बट ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज नहीं है। पुराने धारक जो हैं उनको कह रहा है, वो कंसेंसस बिल्डर्स हैं जिनको सिस्टम पे भरोसा है, उनको ये कहा जा रहा है जो कि आप LGNS इकट्ठा कीजिए इस समय। कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीदना भविष्य में अधिक लाभ दे सकता है।
सो इस दृष्टिकोण में टोकन की क्वांटिटी को टोकन प्राइस से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। और ये भी बताया गया है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, फेक कंसेंसस होल्डर्स बनाम ट्रू बिलीवर्स। तो ऐसे फेक लोग जो उनको फेक कंसेंसस होल्डर बताया है, जो कि सिस्टम में हैं लेकिन वो बिल्कुल बिलीवर्स नहीं हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि ट्रू कंसेंसस होल्डर जो होते हैं वो लंबे समय तक होल्ड करने वाले होते हैं, स्टेकिंग करने वाले होते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हैं, जो खास करके प्राइस है। क्योंकि अगर लंबे अवधि के लिए कोई भी व्यक्ति सिस्टम में आ रहे हैं तो वो तो वैसे ही व्यक्ति होंगे ना जिनको कि बिलीव होगा सिस्टम पे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लाखों एलजीएनएस डेली, बहुत सारे लोग 360 डेज में, 600 डेज में या लॉन्ग जो प्रोग्राम स्टेकिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि डेटा हम लोगों को दिख रहा है। तो वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि उन व्यक्ति से अलग होंगे, जो कि स्पेकुलेटर्स होंगे या शॉर्ट टर्म गेन के दृष्टिकोण से आए होंगे। तो उन्हीं को कह रहा है ट्रू कंसेंसस होल्डर्स। और फेक कंसेंसस होल्डर उनको कह रहा है जो कि अल्पकालिक लाभ देखने वाले होते हैं, कम कीमत गिरने पर बेचने वाले होते हैं या घबराहट में निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। तो घोषणा का दावा है कि ऐसे लोगों के बाहर जाने से समुदाय और मजबूत होगा। इसी चीज़ को ये यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू बैप्टिज्म, मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब ऐसी, मतलब पाप धुलने वाली बात है। ये वैल्यू कम होने से क्या हो रहा है कि जो पाप थे इकोसिस्टम में वो धुल रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से इसको बताया गया है। इटर्नल स्टेज नैरेटिव, अब इटर्नल स्टेज के बारे में भी ये बताने की कोशिश किया है, जो कि थर्ड फेज है, कि वर्तमान गिरावट भविष्य के इटर्नल स्टेज का प्रारंभिक चरण है। तो ये जो गिरावट है ये प्रारंभिक चरण है, क्योंकि इटर्नल फेज में तो वही लोग जाएंगे जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स शायद इटर्नल स्टेज में नहीं जाएंगे जब तक कि उस विचारधारा को चेंज नहीं करेंगे। सो बाजार में सफाई के बाद वास्तविक विकास होगा। तो ये जो ड्रॉ डाउन है इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग, कितने सारे लोगों ने बेचा है, 50-50 मिलियन डॉलर की लोगों ने बेचा है अपना एलजीएनएस। तो लेकिन कभी भी सिस्टम ने किसी को बेचने से रोका नहीं है। कभी भी सिस्टम ने अभी तक तो पिछले 2-2.25 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम ने पैसा निकालने से किसी को रोका है। आप फ्री हैं, आपका फंड है, आप निकालिए, लेकिन आप किस विचारधारा से इसमें काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। केवल धैर्य रखने वाले लोग भविष्य के लाभ प्राप्त कर सकेंगे, तभी तो वो जाएंगे इंटरनल फेज में। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, क्या विश्लेषण है? डिप हमेशा अवसर नहीं, ये मैंने जो बनाया है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो डिप होता है वो हमेशा अवसर नहीं होता है। हालांकि कहा जाता है कि इसको अवसर के रूप में देखा जाए, बट मेरा नैरेटिव ये है कि डिप हमेशा अवसर नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मजबूत प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डिप के बाद रिकवर करते हैं, बट और कमज़ोर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कमज़ोर होते हैं, फंडामेंटली कमज़ोर होंगे, वो ऐसे डिप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। सो इस बात की भी ध्यान रखनी है कि गिरावट को देखकर सिर्फ खरीदारी का निर्णय लेना उचित नहीं होता है। सो ये मेरा नैरेटिव है, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। तो कभी भी अपना देखो, रिस्क मैनेजमेंट करने का स्किल है ये। आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना तो एक बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका रिस्क एपेटाइट क्या है उसके हिसाब से ही आप अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए। और उस हिसाब को अगर उसकी समझ नहीं है तो फिर दिक्कत होती है लोगों को, है ना। प्राइस इज एन इल्यूजन, ये एक दावा किया गया। तो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन आर मेयरली एन इल्यूजन। बाजार में ना वास्तविकता तो यही है कि मांग और आपूर्ति का संकेत है। जो बाजार की मांग है, कि मांग और आपूर्ति का संकेत देती है। सो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को लिक्विडिटी हो गया, एडॉप्शन हो गया, कितने लोग आपके इकोसिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं, और मार्केट का कॉन्फिडेंस क्या है भी कीमत में दिखाई देते हैं। इसलिए कीमत पूरी तरह भ्रम नहीं है। तो वास्तविकता तो यही है कि अगर लिक्विडिटी कम होगी तो प्राइस कम होगा, लोगों का एडॉप्शन कम होगा, मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम होगा आपके एसेट क्लास में, तो बिकवाली तो आएगी ही आएगी। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी लिखा गया है वो पूरा लाभ की गारंटी नहीं देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो एक कोडिंग है जिससे कि कुछ नियम जिसमें लिखा हुआ है, तो वो नियम का पालन करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड्स कर सकते हैं। लेकिन बाजार तो निर्भर करता है कम्युनिटी के ऊपर। हम आप जैसे जितने लोग हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके खरीद और बिक्री से ही बाजार का मूल्य निर्धारित होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये काम नहीं है कि वो मूल्य का निर्धारण कर सके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है कि जो उसमें लिख दिया गया, कोडिंग किया गया, जो लॉ बनाया गया है उसको फॉलो करे, और रिवार्ड्स के रूप में जो भी देना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको वो ऑप्टिमाइज करता रहे और अपने समय और स्थिति के हिसाब से पुरस्कार का वितरण करता रहे।
संदेश का सार क्या है? इसका सारांश यही है कि डिप से घबराना नहीं है, अधिक एलजीएनएस जमा करना है। ये मैसेज में इकोसिस्टम ने बताया है। स्टेकिंग जारी रखने की बात कह रहा है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कर रहा है, और भविष्य की सफलता पर विश्वास बनाए रखो। तो ये कंसेंसस बिलीवर्स हैं, वही लोग पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए ये बात कही जा रही है जो लोग कि लंबे अवधि के लिए सिस्टम के साथ बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना है। इस मैसेज का सारांश यही था। अब दूसरा एक मुख्य सारांश ये, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है जो कि बार बार कहा गया है, ये अगले मैसेज में भी मैंने बताया है, वो हम देखेंगे। दूसरा जो मैसेज आया है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है, हाँ ये वाला, जजमेंट ऑफ द टाइम्स एंड आयरन लॉ ऑफ कंसेंसस। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ओरिजिन इकोसिस्टम की उस विचारधारा को आगे बढ़ाती है। ये जो मैसेज है ये इकोसिस्टम की उस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है जिसमें कंसेंसस का मतलब विश्वास होता है। तो कंसेंसस, स्टेकिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग और टीम अलाइनमेंट को सफलता का मुख्य आधार बताया गया है। तो इन सभी, आपको विश्वास धैर्य रखेंगे तभी आप स्टेकिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे और अपने टीम के साथ अलाइनमेंट बना रखेंगे, तो यही सब चीज़ आपका सफलता का आधार है। अगर इन चीज़ों से आप वंचित हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे इस तरीके के इकोसिस्टम में, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है और ये बहुत वोलेटाइल होता है। जजमेंट ऑफ द टाइम, समय ही अंतिम न्यायाधीश है। मतलब क्या है? समय और बाजार जो मार्केट का साइकिल है वही अंतिम और निष्पक्ष न्यायाधीश है। मतलब वही एक लॉ है, वही एक नियम है। सो ओरिजिन का कहना ये है कि अधिकांश प्रोजेक्ट जो होते हैं वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। हमने कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बहुत समय से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे टोकन्स आते हैं, मेम टोकन्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनका रोड मैप कुछ क्लियर नहीं होता है, इस वजह से वो समाप्त हो जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन जो मजबूत इकोसिस्टम होते हैं, जिनका कोई विज़न होता है, तो वो समय के साथ टिकते हैं, क्योंकि बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तभी तो वो टिक पाएगा। वर्तमान चुनौतियां भविष्य की सफलता की परीक्षा हैं। तो जो भी चुनौतियां, जब तक चुनौती नहीं आएगा, और उस वही कर रहा है कि वर्तमान चुनौती जो अभी करंट सिनेरियो में जो चैलेंजेस हैं वो भविष्य की सफलता की परीक्षा है। तो भविष्य में अगर आपको सफल होना है तो उसी का परीक्षा आप दे रहे हैं। कीप अप और एलिमिनेटेड, ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है। जो लोग ओरिजिन की गति के साथ चलेंगे, गति के साथ नहीं चलेंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। तो जिस तरीके से ओरिजिन चल रहा है, अगर उसका साथ नहीं रखना चाहते तो पीछे छूट जाएंगे या आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जो ग्रेट फिल्टर बार बार कहा जा रहा है, आप उसके पार्ट बन जाएंगे। तो जो कि बहुत सारे लोग बनेंगे क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ और है, उनका इंटेंशन कुछ और है, जिस इंटेंशन से वो यहाँ आए हैं। बट उनको तो अपना पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ड्रॉ डाउन हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी एक मतलब विपत्ति के रूप में है। तो वो लोग अपना लॉस बुक करेंगे और निकल जाएंगे बाहर। और इसका अर्थ क्या है? समर्थकों के अनुसार सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट में योगदान महत्वपूर्ण होता है और स्टेकिंग और होल्डिंग से इकोसिस्टम मजबूत होता है। ये वो लोग कह रहे हैं, उन लोगों की विचारधारा है जो कि इकोसिस्टम के साथ बने रहना चाहते हैं या इकोसिस्टम पे विश्वास रखते हैं। एब्सोल्यूट ट्रस्ट, ये एक पॉइंट दिया है। इसका मतलब क्या है? इसमें ये थॉट है कि टीम पर विश्वास रखने वालों को भविष्य में सबसे बड़े लाभ मिलेंगे। तो जो इस इकोसिस्टम पे विश्वास रखेंगे उन्हीं को तो लाभ मिलेगा। मतलब इसके कारण आप विश्वास रखने का मतलब क्या है? आप अपनी स्टेकिंग मेंटेन रखिए। अवेक एनएफटी प्राप्त करने का सुझाव, मतलब आप अगर अवेक एनएफटी जिन लोगों ने लिया है या ले रहे हैं, उन लोगों को विश्वास है तभी तो वो $10,000 का एनएफटी प्राप्त कर रहे हैं और एलजीएनएस की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के ही आप एब्सोल्यूट ट्रस्ट होगा तभी तो आप कर पाएंगे। अब एक कह रहा है कि अवेक एनएफटी क्या है? तो आइडेंटिटी लेयर है, मतलब आपकी पहचान पत्र है ये एक तरीके से इस इकोसिस्टम में, क्योंकि इकोसिस्टम तो कोडिंग के माध्यम से किया गया है। ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं जानता है, ये उस वॉलेट को जानता है जिस वॉलेट में एनएफटी होगा। तो उन एनएफटी धारक जो वॉलेट होंगे उसको कुछ रिवार्ड भी मिलेगा। उसमें कह रहा है ना, इकोलॉजिकल आइडेंटिटी है, स्पेशल राइट्स हैं, उनके पास कुछ अधिकार मिलेंगे उनको, और फ्यूचर रिवार्ड्स से जोड़ा गया है। और फ्यूचर में कुछ आने वाले जो रिवार्ड्स होंगे उसका लाभ मिल सकता है उन लोगों को जो कि एनएफटी धारक होंगे, ऐसा वॉलेट जो जिसमें कि एनएफटी होगा। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन से अल्टीमेट डिफ्लेशन,
मतलब क्या है, अभी की जो कंडीशन है वो इन्फ्लेशनरी मॉडल पे जा रहा है, बट इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि डिफ्लेशनरी मॉडल में कन्वर्ट कर देना इसको, जो कि ऐसे लोग जो कि अभी शॉर्ट टर्म गेनर्स के रूप में आए हुए थे, उन लोगों के निकलने के बाद ही संभव हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों का इंटेंशन चला गया है, लोगों का विचार चला गया है कि लंबे समय के लिए हम सिस्टम के साथ बने रहेंगे, तभी तो आप वो डिफ्लेशनरी मॉडल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यही बता रहा है कि वर्तमान चरण में अभी का जो सिनेरियो है उसमें इन्फ्लेशन दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया है। आप लोग देखेंगे, मैंने नोटिस किया, दिखाऊंगा मैं आपको कि अभी जो APY था ना वो 800 से वो थोड़ा बढ़ गया है, तो उसको भी चेक करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोकन कर रहा है और स्टेकिंग इंसेंटिव भी ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, भविष्य में तो इसका सप्लाई रिडक्शन होगा, इसकी जो सप्लाई अभी है उसके मुताबिक सप्लाई कम कर दिया जाएगा और टोकन की बर्निंग भी होगी जिस तरीके का बताया गया है प्रोटोकॉल में, और स्टेबल कॉइन इंटीग्रेशन होगा, डिफ्लेशनरी इकोनॉमी आ जाएगी तब उसके बाद। हालांकि ये भी एक अभी विज़न है, ये सभी चीज़ें ये हम लोग आगे आगे देखेंगे। अगर ये चीज़ें प्रभाव में आती है तभी तो हम लोगों का ये डिफ्लेशनरी मॉडल पे काम कर पाएगा ये इकोसिस्टम, और अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं तब नहीं आएगा, तब तो जैसी स्थिति बनी है वैसी स्थिति और खराब होगा, प्राइस और कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। समुदाय को एकजुट रखने का प्रयास करना है, दीर्घकालिक सोच पर जोर देने की बात कह रहा है और इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन में प्रोत्साहन कर रहा है। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए इकोसिस्टम में, और स्टेकिंग आधारित उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसमें ध्यान ये देना है कि हम लोगों को हर समय यूज़र एडॉप्शन, यूज़र आपके सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। तो आपका इकोसिस्टम में अनुबिस ब्लॉकचेन है, तो अनुबिस ब्लॉकचेन तो हर समय बहुत ही मेहनत कर रहा है, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या प्लेटफॉर्म के साथ में अपना टाइप कर रहा है, जिससे कि जो भविष्य में आने वाले यूजर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी नंबर्स बढ़ेंगे आपके इकोसिस्टम पे। लिक्विडिटी आपकी क्या है, तो लिक्विडिटी अप डाउन हो रही है। हम लिक्विडिटी को भी समझेंगे कि क्या है लिक्विडिटी का असल मायने, और अभी अनुबिस ब्लॉकचेन पे और पॉलीगॉन पे दोनों मिला के इतने ड्रॉ डाउन के बाद भी लिक्विडिटी की क्या स्थिति बनी हुई है उसको भी देखेंगे। रेवेन्यू जनरेशन करने के मॉडल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ ये आपका इकोसिस्टम उसी चीज़ पे निर्भर कर रहा है कि नए लोग आएंगे तभी इसके पास फंड आएगा, या रेवेन्यू जनरेट करने का भी। तो रेवेन्यू जनरेट तो ये करने के उसमें दृष्टिकोण से काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को डेली दिख रहा है नए टाइप्स हो रहे हैं, तो उस पर ट्रैफिक आएगी, और ट्रैफिक आएगी तो जब उपभोक्ता बढ़ेंगे आपके इकोसिस्टम में, तभी तो जाके आपको कुछ ना कुछ मुनाफा होगा आपके ब्लॉकचेन को और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उस दिशा में भी काम कर रहा है, ये भी दिख रहा है। इसीलिए तो नए नए अपडेट्स आते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टेक्निकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कल भी एक दो टाइप्स हुए हैं जिसमें कि रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस की बात मैंने की थी। सस्टेनेबल टोकोनोमिक्स, अभी आने वाले बहुत सारे टोकन्स ऐसे होंगे जिसका कि सस्टेनेबल मॉडल पे काम किया है या नहीं किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम लोगों को निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि क्या ये इकोसिस्टम मजबूत दिशा की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। इसका निष्कर्ष क्या है कि लॉन्ग टर्म कन्विक्शन मैसेज है ये। इसका उद्देश्य समुदाय को यह विश्वास दिलाना है कि वर्तमान बाजार परिस्थितियां अस्थायी हैं और भविष्य में इकोसिस्टम बड़े पैमाने पर विकसित होगा। विश्वास रखिए, अपना डू योर ओन रिसर्च, अपना स्वतंत्र शोध, आप अपना रिसर्च जरूर कीजिए, उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। और जो रिस्क मैनेजमेंट है तभी आप कर पाएंगे जब आप अपना निष्कर्ष निकाल पाएंगे, जब अपना शोध करेंगे, आप जब आप अपना रिसर्च करेंगे, और जो एक्चुअल डेटा है उसका भी विश्लेषण कीजिए। अभी हम लोग कुछ डेटा देखेंगे, मैं करता हूँ विश्लेषण, और उसके हिसाब से ही आप अपना फंड इन्फ्यूज़ कीजिए किसी इकोसिस्टम में। आपके परेशान होने से कोई इकोसिस्टम नहीं चलता है या कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलता है। परेशानी हम खुद क्रिएट करते हैं लालच में आकर या फोमो में आकर, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितना परेशान करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। एक मैसेज है जो कि लीडरशिप के तरफ से आई है, और वो बड़े लीडर्स जो है वो अपने मतलब कम्युनिटी में दे रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। संभवतः ये भी एक मैसेज मैनेजमेंट के ही तरफ से आया है। इसमें ये बता रहा है कि ओरिजिन इकोसिस्टम के वर्तमान चरण में जो सिचुएशन है उसी से संबंधित है। अनुबिस ब्लॉकचेन लॉन्च किया गया है
और भविष्य के चरण ओरिजिन इटर्निटी के बारे में बताया गया है इस मैसेज के थ्रू। तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें ये बता रहा है कि अनुबिस ब्लॉकचेन को मेन अभी जो फोकस है आपके इकोसिस्टम का वो अनुबिस ब्लॉकचेन को सफल बनाना है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन सफल बनेगा तभी तो आप रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल की तरफ बढ़ेंगे और अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। सो इसीलिए इकोसिस्टम का फोकस है अभी अनुबिस ब्लॉकचेन को सफल बनाना। इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है और जो माइग्रेशन है जो कि पॉलीगॉन से अनुबिस चेन है उसको पूरा करना है। तो यही 3 मेन लक्ष्य है इस इकोसिस्टम का अभी के समय में। सो अब क्या है, एक उदाहरण के रूप में समझाया है कि GLGNS हम लोग जानते हैं एक अलग टोकन आ गया है, इसकी सफलता का उदाहरण भी दिया गया है। इसमें क्या बता रहा है कि GLGNS की कीमत 1,20,000 मतलब अभी तो 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास है और GLGNS ने सही में 90 दिनों में, जो अभी 3 महीने का क्रम है, 3 महीने लॉन्च हुए हैं, 10,000 से अधिक लाभ दिया है, जो कि आप लोग डेटा में देख सकते हैं और लोग प्रॉफिट लिए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा है। लेकिन इन चीज़ों को वेरीफाई हम कब करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं? तो आपको लिक्विडिटी देखनी चाहिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम है या नहीं है, वहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं या नहीं हो रहा है, एक्टिविटी कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें होल्डर्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो इन चीज़ों को मैं बताता आ रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। मार्केट डेप्थ क्या है, ऑन चेन वेरिफिकेशन है भी या नहीं है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आपका इकोसिस्टम किस दिशा में जा रहा है। अब नेक्स्ट फेज को समझाया गया है जिस पे फोकस्ड हैं लोग अभी इकोसिस्टम, वो है आपका माइग्रेशन पूरा होने के बाद इकोसिस्टम इटर्निटी फेज के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। सो यही वो चरण है जिसे भविष्य का मुख्य विकास चरण बताया जा रहा है। तो इटर्निटी ही लक्ष्य है जहाँ पे कि आप बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे और उसके बाद आप आराम से आगे बढ़ेंगे मजबूती के साथ। सो इसमें इन चीज़ों को करने के लिए क्या हो रहा है, क्या अवधारणा पर जोर दिया गया है, इसे अनुबिस ब्लॉकचेन का नेटिव, देखिए अनुबिस क्वाइन के बारे में बता रहा है कि जब इस प्रक्रिया में आएंगे हम लोग, जब इटर्निटी फेज में जब आपका इकोसिस्टम जाएगा उसी समय आपके अनुबिस क्वाइन का लॉन्च होगा। तो इसमें मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा अभी, क्योंकि इटर्निटी अभी देखो आप कि माइग्रेशन ही 26% का हुआ है ऐसा दिख रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ होगा, कोई अचानक से काम नहीं होगा इसमें। अनुबिस ब्लॉकचेन का नेटिव क्वाइन क्या होगा? ANB टोकन होगा आपका, अनुबिस क्वाइन होगा। इसे भविष्य में माइन करने का अवसर मिलने की बात में, तो आप माइनिंग के थ्रू इसका मतलब हम लोगों को चांस मिलेगा इसको माइन करने का। स्टेबल क्वाइन ए की भूमिका क्या है? तो स्टेबल क्वाइन ए तो अभी है, हम लोग देख रहे हैं, कल भी मैंने दिखाया था कि स्टेबल क्वाइन ए 9 करोड़ के करीब करीब बन गया था, उसको भी देखेंगे अभी। तो इसमें क्या बता रहा है, अनुबिस क्वाइन माइनिंग में भाग लेने के लिए, मतलब आपको अनुबिस क्वाइन बनाना है, अगर उसकी माइनिंग करनी है तो आपको ए की आवश्यकता होगी। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी मेरे पास आया जो कि समझना चाह रहे हैं कि ए की आवश्यकता क्या होगी। तो ए स्टेबल क्वाइन होगा, जब आपके पास ए होगा तभी आप अनुबिस को माइन कर सकेंगे, और ए स्टेबल क्वाइन प्राप्त आप तभी कर सकेंगे जब LGNS बर्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ए बन गए हैं, किसी व्यक्ति ने भी बनाया होगा तो LGNS को बर्न करके ही बनाया होगा। अब वो ए ट्रांसफरेबल हो सकता है क्योंकि वो स्टेबल क्वाइन है। तो बेशक मैंने अपने LGNS को बर्न करके ए नहीं बनाया, लेकिन किसी ने बनाया होगा और उससे मैंने ए ले लिया स्टेबल क्वाइन, और उसके बाद मेरे पास अथॉरिटी होगी कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूं ANB को माइन करने के लिए। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम चल सकता है, ये बता रहा है ये मैसेज। अब इसमें क्या होगा, क्लियरली बताया है कि एक आर्थिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि LGNS बर्न होगा तो LGNS हमारे पास होगा तभी तो हम बर्न करेंगे, और ए स्टेबल क्वाइन प्राप्त हो सकता है। जब आप बर्न करेंगे तो आपको ए मिलेगा जो कि अभी मिल रहा है, और ए का उपयोग आप मतलब अनुबिस क्वाइन के माइनिंग में कर सकते हैं। और जब आप ए बनाएंगे तो आपके LGNS का सप्लाई घट सकती है, और जब सप्लाई घटेगी LGNS की तभी तो स्कार्सिटी बढ़ेगी, तभी तो उसकी कमी दिखेगी, और जब किसी भी चीज़ की कमी होगी तब उसका प्राइस रुकेगा या सस्टेन करेगा या ऊपर की ओर बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कितना डिमांड और सप्लाई बनता है। तो इन चीज़ों को बताया गया है। तो अधिक लोग यही कह रहा है, ओरिजिन का तर्क है कि यदि अधिक लोग अनुबिस क्वाइन माइनिंग में भाग लेना चाहेंगे, माइनिंग के लिए ए स्टेबल क्वाइन चाहिए होगा, ए बनाने के लिए LGNS बर्न करना होगा, तभी तो LGNS की मांग बढ़ेगी। तो अभी LGNS की मांग लोगों को नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए लोग बेच रहे हैं।
सो अब इन चीज़ों में सावधानियां क्या बरतनी है, जो कि अभी ये स्पष्ट नहीं है। वो आने वाले समय में दिख सकता है कि अनुबिस का कुल सप्लाई कितना है, ये इन सभी चीज़ों पर निर्भर करेगा, ये डिमांड और सप्लाई। माइनिंग मैकेनिज्म क्या है, रिवार्ड क्या मिल सकता है लोगों को, स्टेबल कॉइन ए की मतलब टेक्निकल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से वो बन रहा है, उसका यूज केस क्या होगा, बर्न रेट क्या होगा, किस माध्यम से कितना आप बर्न करेंगे तो कितना क्या मिलेगा। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आगे डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या बनेगी। तो इन सभी चीज़ों को मतलब समझना है। और इसमें मैसेज के अनुसार ये बताया गया है कि माइग्रेशन जो हो रहा है ये अभी स्टार्टिंग फेज है और अनुबिस चेन का लॉन्च मुख्य लक्ष्य है। तो अनुबिस चेन का मुख्य लक्ष्य तो है, हम लोगों को दिख रहा है कि अनुबिस लॉन्च कर दिया गया, उसको सफल बनाने का मुख्य लक्ष्य है। और भविष्य में अनुबिस कॉइन माइनिंग आ सकती है, जिसके चांसेस दिख रहे हैं। स्टेबल कॉइन ए इकोसिस्टम का केंद्र बन सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन होगा तो लेन देन और व्यवहार में आपको ए कॉइन ही, क्योंकि स्टेबल कॉइन है तो उसको आप यूज़ करेंगे। एलजीएनएस बर्न मैकेनिज्म भविष्य की यूटिलिटी पैदा कर सकता है। सो इन सभी चीज़ों को देखकर हमें ये लग रहा है कि एलजीएनएस का अगर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली कर लिया जाए तो आपके एलजीएनएस की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। और जब एलजीएनएस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो कीमत बढ़ने की इसमें संभावना बनती है। तो ये तो था अपडेट। अब कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सर आप लोगों को ये अपडेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि प्राइस, उनको सिर्फ प्राइस दिख रहा है। तो मेरा मोटो कभी नहीं ये रहा है कि मैं आपको प्राइस बताऊं, कि प्राइस प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूं और ना करूंगा। हाँ, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ वो कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो वो जोन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि प्राइस कितना जा सकता है, वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और अगर इन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ सही जानकारी आप उनको शेयर कीजिए, ताकि मतलब गलती करने से हम लोग बचें, यही उद्देश्य है मेरा। और अब चलते हैं, हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं, डेटा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पॉलीगॉन पे लॉगिन करते हैं। और पॉलीगॉन पे लॉगिन करने के बाद पहली चीज़ तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो लिक्विडिटी की बात होती है। चलो उस पर हम देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बता रहा था आपको, डैशबोर्ड पे आप जाइए और डैशबोर्ड पे ना बहुत सारे नंबर्स और फिगर, इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने अपडेट्स आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि लिक्विडिटी इज़ ए डिफरेंट थिंग। लिक्विडिटी आपके पास में कितनी है वो मैं अलग देखूंगा, अभी बताऊंगा कि दोनों चेन पे कितनी है। बट लिक्विडिटी के अलावा ये देखिए रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, इस पर ध्यान जरूर बनाए रखना चाहिए। ये कितना है अभी, ये आप कैलकुलेट कीजिए, इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब 3 अरब और 33 करोड़ डॉलर है ना, लगभग 3 अरब और 33 करोड़ डॉलर आपकी ट्रेजरी एसेट वैल्यू, ये रिस्क फ्री वैल्यू आपके इकोसिस्टम के पास में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, 28,571 करोड़, मैंने नोट किया है इसको, 28,571 करोड़ रुपए हुए, जो कि लगभग होता है 286 अरब रुपए। तो इसको अभी टच नहीं किया जा रहा है, ये आपका रिस्क फ्री एसेट है। कितना, 286 अरब रुपए। इतनी इतनी ये तो किसी किसी कंट्री की जीडीपी होती है। तो इतना फंड आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है अभी। आगे चलते हैं, कुछ दूसरी चीज़ को देखते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जब हम इसमें स्टेक वैल्यू में जाते हैं तो आप लोग देख सकते होंगे कि जो APY है आपका वो 932% पे आ गया है। तो ये डायनेमिक होता है, ये कमता है और बढ़ता है। तो अभी तो 792 के आसपास था एक दो दिन पहले, और अभी ये 932 हो गया। तो थोड़ी APY बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टोकन्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने की संभावना दिख रही है। संभावना के रिलीज कर ही रहा है ये, तो इस चीज़ को समझ लिया हम लोगों ने। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोगों को एक चीज़ प्राइस पे समझने की आवश्यकता है कि प्राइस चार्ट को हम लोग देखते हैं। तो प्राइस चार्ट तो पिछले कई दिनों से हम लोगों ने देखा, 7-8 दिनों से, कि बहुत ज़्यादा टूट गया था प्राइस। अब कल एक नया लो बना था ये $2.26 का, बट उसके बाद ही अचानक से एक सर्ज आया था 8-10% का, और अभी होल्ड कर रहा है प्राइस यहाँ पे।
ये चीज़ है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी प्राइस तो अगर आपका टूट गया 25-30%, 50% भी टूट गया, तो अभी आपको महीने में जो यील्ड मिल रहा है वो लगभग 20%, 21% के आसपास का यील्ड जनरेट हो रहा है। तो आप 2 महीने अगर होल्ड करके रह जाएंगे, इकट्ठा रह जाएंगे और प्राइस अपने लो को कम तोड़ेगा नहीं, तो आपके पास में तो उतना आप रिकवर कर जाते हैं यील्ड के रूप में, अगर आपको मिल जाता है, प्राप्त होता है टोकन तो। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को ये डेटा समझना कि अभी LGNS में लिक्विडिटी क्या है। तो लिक्विडिटी मैं देखता हूँ LGNS को जब करता हूँ, तो दोनों LGNS है, पॉलीगॉन वाला LGNS है और ये LGNS है अपना अनुबिस चेन का। तो लिक्विडिटी 291 मिलियन और अनोबिस पे 266 मिलियन। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 557 मिलियन की पूल्ड लिक्विडिटी हो गई। तो $557 मिलियन की पूल्ड लिक्विडिटी है, जो कि ट्रेजरी से अलग होता है ये। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 557 मिलियन की लिक्विडिटी बनी है, तो बहुत बड़ी बात है ये। इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ तो हमें डाई की लिक्विडिटी पता चल जाएगी। तो लगभग हम लोगों के पास 278 मिलियन 278 मिलियन की डाई के रूप में लिक्विडिटी है, दोनों अगर ब्लॉकचेन को हम मिला दें, क्लब्ड लिक्विडिटी। तो इसकी वैल्यू भी बनती है आपको लगभग 23-25 अरब रुपए की। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 2-4 लाख रुपए लगाए हुए हैं, 10 लाख रुपए भी लगाए हुए होंगे, तो ये 23 अरब की लिक्विडिटी है। तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, अगर आपको पैसे निकालने की आवश्यकता है, निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हाँ, उस व्यक्ति को दिक्कत आएगी जिनके पास 23 अरब से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये आप देख लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में 23 अरब से ज़्यादा है तो आपके लिए चिंता की विषय है। लेकिन 23 अरब से कम का पोर्टफोलियो है आपका, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और समय समय पे आप अपना विड्रॉल निकाल सकते हैं। कभी भी विड्रॉल नहीं रोका है, मतलब अनस्टेकिंग कभी भी नहीं रोका है इकोसिस्टम आज तक। तो इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़िए। और दूसरी चीज़, अब हम लोग बात कर लेते हैं GLGNS के प्राइस। चलो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो करंट सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस इसका 24 आवर में 2.78% ग्रो किया है। तो बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन आया था, 2.26 का लो बनाया था, अभी 2.52 पे प्राइस आया हुआ है। और एक बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम इसका, हालांकि लिक्विडिटी पॉलीगॉन पे तो कल 270 के आसपास चली गई थी, तो 20 मिलियन की लिक्विडिटी बढ़ गई है। मतलब एक दिन में ही सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अचानक से 10% बढ़ गया, पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए, तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है, ये चलती रहेंगी। प्राइस कम होगा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर से प्राइस कम होगा। बट हाँ, अभी तक मुझे जो समझ में आया है, जो कि वाइट पेपर से समझ में आया है, वो यही है कि बेस प्राइस $1 का है इसका। सो $1 तक तो प्राइस जा सकता है। अब $1 के बाद क्या होता है वो तो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही निर्णय करेगा। बट अभी मुझे दिख रहा है कि इसकी संभावना शुरू से, स्टार्टिंग से यही है कि आपका प्राइस $1 तक तो जा सकता है, क्योंकि बेस प्राइस है वो। उसके बाद ट्रेजरी एसेट जो भी होगा अपना काम करेगा। और अभी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम से के आसपास आ गया है, मतलब 19-20 का फ़र्क है। और कल तो देखा था मैंने, तो सेल वॉल्यूम और बाय वॉल्यूम में, मतलब सेलिंग वॉल्यूम 20-25 मिलियन का ज़्यादा था अपने बाय वॉल्यूम से। और अभी देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं। तो वेल्स बाइंग है अभी, मतलब कल से जो प्राइस सर्ज हुआ है, तो अभी से 14-15 घंटे का मैं देख रहा हूँ, हाँ बाइंग ज़्यादा हुई है। तो लोग पार्टिसिपेट किए, इसीलिए प्राइस ऊपर चला गया 8-10% का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस कम नहीं होगा, प्राइस फिर कम होगा, आप लोग फिर से परेशान होंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ पे, है ना। फंडामेंटली अपने डेटा को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट समझिए, अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से मैनेज कीजिए। तो ये चीज़ रही है। अब हम लोग बात करते हैं GLGNS का। तो GLGNS में भी होल्डर्स 75,861 हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने प्रीवियस मेरा वीडियो देखा होगा, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ था। मैं कोई नई लकीर नहीं खींच रहा हूँ यहाँ पे। अभी कल का जो बना हुआ था, यहीं से ये प्राइस आप देखो कि बाउंस बैक किया, तो ये सपोर्ट काम किया था। तो जो क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं। वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो आप ये देखें कि जिस व्यक्ति ने कल यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, अगर उनके हिसाब से भी अगर ये सपोर्ट जोन माना होगा, तो मेरे ख्याल से 5-7% का तो गेन पे होंगे बैठे हुए वो। ये एक दिन में ये 8-8.5% का गेन दे गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप $10 से पार्टिसिपेट किए या 1 करोड़ से। जो लोग 1 करोड़ से पार्टिसिपेट किए होंगे उनको 8 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, जो लोग 1 लाख से पार्टिसिपेट किए होंगे उनको 8,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो वो तो डिपेंड करता है कि हमारा एपेटाइट क्या है। तो इन सभी चीज़ों को देख कर समझिए और आगे बढ़िए। और कभी भी किसी भी चीज़ के झांसे में मत आइए, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट होता है। एक बार हम कोशिश करते हैं
पूरे क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा ये 0.72 फिर भी मार्केट कैप इसका बढ़ा है क्रिप्टो का, तो ये एक अच्छा साइन दिख रहा है। और जिसमें कि हम लोगों को बिटकॉइन में भी 4% का ग्रोथ दिख रहा है, इथेरियम में भी 6% का ग्रोथ है। तो सेंटिमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये फियर इन ग्रीड वाला है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम फियर में था, पहले बिल्कुल रेड जोन में था, अब थोड़ा थोड़ा येलो जोन, इस पर ऑरेंज जोन में जा रहा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, बट मार्केट है, कभी भी ये तो लोगों के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बायर्स और सेलर, डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये चीज़ें अभी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा लोगों को। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे वैल्यू मिल रहा होगा, कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कल फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ में। तब तक आप लोगों का दिन शुभ हो, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।